आज अनसुनी कहानियां में चर्चा उस शख्स की जिसे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह मुसवा यानी चूहा कहते थे, और वही मुसवा बाद में ऐसा बाघ बना कि उसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया। मैं भूपेश बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बात एक छोटे से गांव के गरीब परिवार में जन्मे एक साधारण लड़के की, जिसके गांव में स्कूल नहीं था, लेकिन कुछ करने का सपना था। मुश्किलें तो बहुत थी, लेकिन उनसे निपटने का हौसला कम नहीं था। बात बबलू दाऊ की, जिसे दुनिया भूपेश बघेल के नाम से जानती है। जी हां, आज अनसुनी कहानियां के इस एपिसोड में हम आपको छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बचपन से लेकर सियासत में शीर्ष तक की उन कहानियों को बताएंगे जिन्हें कम लोग ही जानते हैं। किसान परिवार से ताल्लुक रखने की वजह से बबलू का लगाव खेती किसानी से रहा। खुद भूपेश बघेल बताते हैं कि जब वो छठी क्लास में थे तब उनके पिता ने उन्हें खेती बाड़ी का काम संभालने के लिए दे दिया था। खेती किसानी पर अच्छी पकड़ की वजह से ही वो नारा देते हैं, छत्तीसगढ़ के चार चिन्हारी नरवा, गरवा, घुरुआ, बारी। यानी वे छत्तीसगढ़ में नदी नालों के पानी को सहेजना चाहते हैं, पशुधन को उत्पादक बनाना चाहते हैं और जैविक खेती के भरोसे खेती बाड़ी को नया आयाम देना चाहते हैं। धीरे धीरे जब बबलू की उम्र बढ़ती गई तो उसका रुझान सियासत की तरफ हुआ। धीरे धीरे बेलौदी के बबलू को लोग भूपेश बघेल के नाम से जानने पहचानने लगे। तेज तर्रार और तीखे तेवरों की वजह से लोगों में लोकप्रिय होने लगे। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान उन्होंने एक आक्रामक राजनीति करने वाले कांग्रेस नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाई। 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिरा दी गई, उस वक्त भूपेश बघेल युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे। उस समय उन्होंने तत्कालीन दुर्ग जिले में 350 किलोमीटर की सद्भावना पदयात्रा निकाली थी। छत्तीसगढ़ की सियासत पर पैनी नजर रखने वाले लोगों को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भूपेश बघेल की दुश्मनी की कहानी जरूर पता होगी, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो हम आपको रमन सिंह और भूपेश की जानी दुश्मनी के बारे में बताते हैं। खुद भूपेश बघेल ने उस दुश्मनी की कहानी सुनाई थी। भूपेश बघेल ने कहा था, मुख्यमंत्री रहते हुए रमन सिंह ने मुझे और मेरे परिवार को खूब परेशान किया था। रमन सिंह की वजह से मेरी माँ को थाने में बैठना पड़ा था। दरअसल रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, उस वक्त मैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष था। उस समय मेरा राजनांद गांव में जाना हुआ था, लेकिन उसकी बहुत बड़ी कीमत मुझे चुकानी पड़ी थी। मुझे और मेरे परिवार, यहाँ तक कि मेरी माँ को थाने में बैठना पड़ा। मेरी माँ कभी थाने नहीं गई थी, लेकिन रमन सिंह की वजह से उन्हें वहाँ भी जाना पड़ा। मेरे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। ये सब रमन सिंह ने करवाया था। मेरी संपत्ति की जांच भी करवाई गई थी, घर की जांच कराई गई थी, लेकिन मैं डरता नहीं हूँ। भूपेश बघेल और रमन सिंह के बीच मुसवा और बाघ का किस्सा भी खूब चर्चित है। भूपेश बघेल की माने तो रमन सिंह उन्हें मुसवा यानी चूहा कहते हैं। एक बार भूपेश बघेल ने कहा था, रमन सिंह की सोच सामंती है, उनके अंदर जो घृणा है वो कहती है कि मैं चूहा हूँ। मैंने कभी रमन सिंह के बारे में गलत तरीके से बात नहीं की, लेकिन रमन सिंह ने मेरे बारे में साफ कहा कि ये मुसवा है, अब बाघ बन गया है, इसे फिर मुसवा बनाना है। लेकिन भूपेश बघेल ने अपने तेज तर्रार और तीखे तेवरों से खुद को साबित किया। यही वजह है कि जब वो प्रदेश के दौरे पर निकलते थे तब कांग्रेस के कार्यकर्ता नारा लगाते थे कि देखो देखो कौन आया, छत्तीसगढ़ का शेर आया। मतलब रमन सिंह जिसे मुसवा बोलते थे, उसे कार्यकर्ताओं ने शेर बना दिया। भूपेश बघेल ने कभी गांव के सरपंच का चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए। बात 1980 की है। बेलौदी गांव में उन्होंने पंच का चुनाव लड़ा, लेकिन उनके विरोधी आजाद बघेल ने 1 वोट से हरा दिया। लेकिन आगे चलकर वही भूपेश प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। एक बार की बात है कि उनके पिता नंद कुमार ने चुनौती देते हुए कहा था कि अगर बन सकते हो तो मुख्यमंत्री बनो। दरअसल भूपेश के पिता नंद कुमार कहते हैं, मैं तीनों बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहता था। कुर्मी समाज से पहली बार मेरी 2 बेटियां इंजीनियर बनी, लेकिन भूपेश नहीं। कॉलेज के दौरान भूपेश राजनीति में रुचि रखने लगा। उस वक्त मैंने गुस्से में कहा था कि बन सकते हो तो मुख्यमंत्री बनो, मुख्यमंत्री बनोगे तो टीका लगाऊंगा। उस समय भूपेश 18 साल के थे। अविभाजित मध्य प्रदेश, 23 अगस्त 1961, दुर्ग जिले का पाटन विधानसभा गांव बेलौदी।
इसी गांव में विजय बघेल और बिंदेश्वरी देवी के घर नन्हे भूपेश का जन्म हुआ। किसान परिवार में जन्म लेने की वजह से संघर्ष उन्हें विरासत में मिली। बचपन में दोस्त उन्हें बबलू बुलाते थे। पढ़ाई की उम्र हुई तो गांव से स्कूल काफी दूर था। बेलौती गांव में पक्की सड़क नहीं थी। कच्ची पगडंडी पर बबलू 4 किलोमीटर दूर मर्रा पढ़ने के लिए जाते थे। रास्ते में एक नाला पड़ता था जिस पर पुल नहीं बना था। बरसात में जब नाला लबालब भर जाता था तब टायरों के सहारे सभी बच्चे नाले को पार करते थे। बचपन से ही बबलू तैरने में माहिर था। जहां बाकी बच्चे नाले में पैर रखने से घबराते थे तो बबलू फटाक से तैरकर नाले को पार कर लेता था। दिन में 2 बार वो नाला तैरकर पढ़ने जाते थे। इसी नाले से जुड़ा एक किस्सा भी बेहद दिलचस्प है। तब भूपेश बघेल डूबने से बच गए थे। चलिए उस किस्से को आपको बताते हैं। भूपेश बघेल के बचपन के दोस्त परमानंद बताते हैं, हम और बबलू दाऊ उस समय एक साथ स्कूल जाया करते थे। गांव में नाला पार करने के लिए पुल नहीं था। नाला पार करने में बेहद कठिनाई होती थी। तब हम और बबलू टायर की ट्यूब से नाला पार कर रहे थे। एक बार नाले में खूब बाढ़ आई थी। ये नाला उरला और क्रूर डी के बीच में है। उस समय हम लोग बाढ़ के पानी में बह गए थे। पेड़ की झाड़ में फंसने की वजह से हमारी जान बच गई। बचपन में बबलू ने अपने दोस्त परमानंद के साथ बैलगाड़ी की खूब सवारी की। गर्मी के दिनों में वे बैलगाड़ी से ही लोगों के बारात जाया करते थे। बबलू बचपन से ही क्रांतिकारी स्वभाव का था। जब वो 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रहा था तब खराब सड़क को लेकर बबलू को इतना गुस्सा आया कि उसने वहां से गुजर रहे सांसद अरविंद नेताम की गाड़ी पर कीचड़ फेंक दिया था। पढ़ाई में बबलू सामान्य था, जिसकी वजह से उसके टीचरों ने खूब पिटाई की थी, लेकिन वो पढ़ना चाहता था। बबलू के टीचर हीरालाल ने बताया, पिटाई के बावजूद वो गणित पढ़ने के लिए सुबह 6 बजे 4 किलोमीटर दूर पैदल चलकर मेरे घर पहुंच जाते थे। फिर वहां से घर जाते थे और फिर घर से स्कूल आते थे। बबलू रोजाना 14 किलोमीटर पैदल चलते थे। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तौर पर कामकाज संभाल रहे भूपेश बघेल के छोटे भाई हितेश बघेल की माने तो लीडरशिप का स्वभाव उनमें बचपन से ही था। गांव के लोग उनकी बात मानते थे। तभी तो जब बघेल ने सियासत में कदम रखा तो धीरे धीरे कांग्रेस के संकट मोचक बन गए। 2013 में राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले थे, लेकिन 25 मई 2013 को राज्य की सियासत में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। छत्तीसगढ़ के इतिहास में 25 मई 2013 का दिन काला दिन माना जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन? दरअसल इसी दिन कांग्रेस ने अपने कई दिग्गज नेताओं को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। इस कुख्यात घटना को झीरम घाटी कांड के नाम से जाना जाता है। नक्सलियों ने छुपकर कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हमला कर दिया था। इस हमले में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल, नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा, पूर्व सीएम विद्याचरण शुक्ल जैसे बड़े नेताओं की मौत हो गई थी। इस घटना ने कांग्रेस को पूरी तरह से झकझोर दिया था। राज्य में चुनाव भी थे। ऐसे में कांग्रेस की पूरी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। तब तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भूपेश बघेल में कांग्रेस का भविष्य दिखा। उन्होंने राज्य में पार्टी को फिर से मजबूत करने की जिम्मेदारी भूपेश बघेल को सौंपी। झीरम घाटी हमले के बाद भी कांग्रेस को राज्य का विधानसभा चुनाव हारना पड़ा। भूपेश बघेल के सामने विरासत में मिला वनवास और बिखरी हुई पार्टी को जोड़ने की चुनौती थी। 2014 में पार्टी ने उन्हें प्रदेश की कमान सौंप दी। चुनौतियों के बीच प्रदेश अध्यक्ष बने भूपेश बघेल ने पहले संगठन को जोड़ने की मुहिम छेड़ दी। लोगों को जमीन से जोड़ने के लिए वो खुद ही जमीन पर चलकर लोगों से सीधा संपर्क करने में जुट गए। किसानों, मजदूरों और गरीबों को जोड़ने के लिए उन्होंने पैदल सफर करना शुरू किया। ये वो वक्त था जब पूर्व सीएम अजीत जोगी और पार्टी के अन्य नेताओं के बीच मनमुटाव चरम पर था। पार्टी ने अजीत जोगी और उनके बेटे अमित जोगी को बर्खास्त कर दिया और कांग्रेस की कमान पूरी तरह से भूपेश बघेल के पास आ गई। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने पूरे प्रदेश के कई चक्कर लगाए। बघेल ने करीब 3 लाख किलोमीटर की यात्रा की। इसके अलावा कई पदयात्राएं भी की। उनकी मेहनत रंग लाई और 2018 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का वनवास खत्म हुआ और 15 सालों के बाद राज्य की सत्ता में वापसी की। जीत का इनाम भूपेश बघेल को मिला और कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। खास बात यह है कि कांग्रेस हाईकमान को भरोसा नहीं था कि छत्तीसगढ़ में उसकी सरकार बनेगी, लेकिन भूपेश बघेल को पूरा भरोसा था कि उन्हें उनके परिश्रम का परिणाम जरूर मिलेगा। यही वजह थी कि उन्होंने पार्टी हाईकमान से राज्य में सरकार बनाने का वादा कर दिया था और अपने वादे को पूरा किया।
लेकिन चुनाव के दौरान बीजेपी ने बघेल के सामने ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जिसे तोड़ पाना उनके लिए आसान नहीं था। आखिर वो कौन सा चक्रव्यूह था, चलिए आपको बताते हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में पाटन विधानसभा से चुनावी रण में उतरे बघेल के सामने बीजेपी ने उनके ही भतीजे विजय बघेल को चुनावी मैदान में उतार दिया। मतलब पाटन में भूपेश का मुकाबला अपने ही भतीजे विजय बघेल से था। हालांकि भूपेश बघेल ने भतीजे की उम्मीदों और बीजेपी के विश्वास को तोड़ दिया और जीत हासिल की। भूपेश बघेल की सफलता को समझने के लिए उनके सियासी संघर्ष को भी जानना बेहद जरूरी है। 1980 के दशक में युवा कांग्रेस से अपने सियासी सफर की शुरुआत करने वाले भूपेश बघेल 1990 से 94 तक जिला युवा कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। 1993 से 2001 तक वो मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के निदेशक रहे। 1994 में वो युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने। 32 साल की उम्र में 1993 में पहली बार कांग्रेस ने उन्हें दुर्ग की पाटन विधानसभा सीट से टिकट दिया। बघेल ने जीत दर्ज की और पहली बार विधानसभा पहुंचे। 1998 में दूसरी बार पाटन से चुनाव जीते और तत्कालीन दिग्विजय सिंह सरकार में परिवहन मंत्री और परिवहन निगम के अध्यक्ष बनाए गए। 2018 में पाटन से वो लगातार 5वीं बार विधायक बने और राज्य के मुखिया के तौर पर कमान संभाली। भूपेश बघेल ने उन तथ्यों को भी झुठला दिया जिसमें कहा जाता है कि आज के वक्त में राजनीति में वही लोग सफल होते हैं जिनके पास रुतबा और पैसा होता है। लेकिन किसान परिवार में जन्म लेने के बाद उन्होंने जमीन से जुड़कर काम किया और आज प्रदेश के शीर्ष पद पर हैं।